साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस विद अमित सर प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रीवा पन्ना का पठार। इससे पहले हम लोगों ने कुछ पठारों के बारे में चर्चा कर ली है ना। तो आज हमारा है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना प्लेट्यू, इसके बारे में आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा वही कि पहले हम लोग एक मैप ड्रॉ करेंगे कि ये मैप में कहाँ पाया जाता है ना। तो एक मैप बना लें। ठीक, और यहाँ से ये और ये क्षेत्र, तो ये जो क्षेत्र है पूरा ये रीवा पन्ना का क्षेत्र है। इसका जो क्षेत्रफल बात करें हम कि कितने क्षेत्र में है, तो ये 10.37% क्षेत्र अपने पास समाहित रखता है। इसके डायरेक्शन की बात करें कि किस किस डायरेक्शन में है, तो बुंदेलखंड के साउथ में है, ठीक, मालवा के ईस्ट में है और इसके वेस्ट में है जो बघेलखंड है, नर्मदा सोन के नॉर्थ में है। तो इस तरह इसके अपने जो है तो अवस्थित के क्षेत्र हैं। तो आपको समझ आया कि ये किस किस कैसे कैसे डायरेक्शन में पाया जाता है। तो अगर एक आध ठो का नाम लिख लें हम कि मालवा प्लेट्यू की बात करें अगर हम, तो मालवा प्लेट्यू के किधर है भैया, तो ईस्ट में है इसके, ठीक। अगर आप बात करो बुंदेलखंड पठार के, बुंदेलखंड पठार का इनके, तो बुंदेलखंड के पठार के किधर है, ये साउथ में है। बुंदेलखंड प्लेट्यू के किधर है, साउथ में है। वैसे ही हमने कहा कि बघेलखंड पठार के नॉर्थ में है, किसके बाद हम लोग कर रहे हैं, बघेलखंड के पठार के, तो नॉर्थ में आता है, नॉर्थ में। वैसे ही सोन की बात करें अगर हम, जो नर्मदा सोन है, कौन सा, नर्मदा सोन घाटी के भी नॉर्थ में है, ठीक, उसके भी नॉर्थ में पाया जाता। तो इस तरह आपको एक एक करके पता चला कि ये किस किस डायरेक्शन में ये पाया जाता। जिला यहाँ आप जान ही रहे हो कि पन्ना है, रीवा है, सतना है, इस तरह के सारे ज़िले हैं यहाँ, मैहर कटनी। तो अब आपको ये भी पता चला कि अच्छा ये ज़िले भी पाए जाते हैं। तो इतनी बातें आपके माइंड में तो सेटल डाउन हो गई कि इतने क्षेत्र में ये पाया जाता है और ये ज़िले इसके अंतर्गत जो है तो आते हैं। अब यहाँ की जो संरचना है, तो ये संरचना का बनावट कैसे है, तो यहाँ एक पर्वत श्रृंखला है, विंध्यन जो है तो गुजरती। तो विंध्यन श्रृंखला जो है तो यहाँ गुजरती, तो ये कैसी है, एक लाइमस्टोन वाली प्रवृत्ति की है। तो यहाँ चूने पत्थर जैसे मटेरियल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, जिससे सीमेंट उद्योग ज़्यादा पाए जाएंगे। तो पहले अभी आप सिर्फ यहाँ की चट्टानी संरचना को याद रखना है कि विंध्यन क्रम की और कुडप्पा क्रम की चूने पत्थर जैसे पाई जाती हैं। तो यहाँ जब सबसे ज़्यादा आपको यही समझना है कि जो रॉक्स हैं, रॉक्स तो हमने कहा कि एक तो विंध्यन है, कुडप्पा है ना, कुडप्पा है, लाइमस्टोन जैसी चीज़ें हैं, लाइमस्टोन। तो अब इस प्रकार की जो ये रॉक्स हैं, ये रॉक्स कैसी हैं, सीमेंट उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आप यहीं लिख लें कि ये जो हैं तो किसके लिए, सीमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। जैसे आप बात करें सतना में सीमेंट इंडस्ट्री लगी हुई है, मैहर वाले क्षेत्र में सीमेंट इंडस्ट्री है,
रीवा वाले क्षेत्र में है, जिसे आप जेपी बोलते हो, बिरला बोलते हो, प्रिज्म बोलते हो। तो इस तरह की ये जो सारी सीमेंट फैक्ट्रीज हैं ये कहाँ है? इसी वाले क्षेत्र में। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ ऐसे मटेरियल्स पाए जा रहे हैं, इस वजह से यहाँ इस तरह की इंडस्ट्री की विकास हुआ। तो इतनी बातें आपने मोटी मोटी समझी कि अच्छा ऐसे है। तो इसी में अगर हम बात करें कि इसमें सबसे बड़ी पीक की भी बात कर लेते हैं, जैसे विंध्यन रेंज है, तो इसकी अगर आप सबसे बड़ी पीक की बात करो तो पीक में सवाल आते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पीक कौन सी है? तो धूपगढ़। तो उसी तरह इसकी अगर हम बात करें कि सबसे ऊंची पीक कौन सी है, तो है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर क्या है? सद्भावना शिखर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है इसमें, ठीक। तो इतनी बातें आपको पता चली कि अच्छा इतनी है। अच्छा, इसका आप मीटर लिख लो कि ये मीटर कितनी है, तो 752 मीटर में पाई जाती है। 752 मीटर इसकी हाइट है। तो यहाँ की इतनी बातें आपको पता चली। अब बात करते हैं कि यहाँ की जलवायु आखिरकार किस प्रकार की। तो यहाँ की भी जलवायु महाद्वीपीयता के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि महाद्वीपीयता के लक्षण आपको यहाँ भी मिलेंगे देखने के लिए जलवायु में। तो फिर यहाँ का तापमान कितना होता है, वर्षा क्षेत्र कितना है? तो वर्षा क्षेत्र लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर होता है। तो अगर आप रैन की बात करें कि रैन कितनी है, तो लगभग हमने कहा कि 100 से 125 सेंटीमीटर है। तो वर्षा अच्छी खासी हो रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह की फसल होंगी। तो अधिकतर आपको फसल देखने को मिलेगी जो पानीदार फसल होंगी, ठीक। तो यहाँ का जो तापमान है, तापमान कितना जाता है? तो तापमान लगभग 35 से 40 तक जाता है, और वही 15 से 18 का तापमान रहता है। तो तापमान की बात करें अगर हम तापमान, तो तापमान दो प्रकार से लिख लो, ग्रीष्म का और शीत का। तो लगभग वही हमने कहा कि 35 से 40 के मध्य, 35 to 40, और ये 15 से 18 इतने डिग्री सेल्सियस का तापमान यहाँ रहता। तो यहाँ भाई वर्षा तो हो रही है। तो जब वर्षा हो रही तो यहाँ की एग्रीकल्चर कैसी होगी, ये समझो आप कि एग्रीकल्चर कैसी होगी। तो हमने कहा कि जब वर्षा ज़्यादा हो रही तो पानीदार फसल होगी। तो जैसे चावल, राइस, जैसे व्हीट है ना, इसी तरह तिल। तो इस तरह की अलग अलग कृषियाँ होती हैं। तो अब बड़ी बात ये है कि इस क्षेत्र में मृदा आखिर कैसी रही होगी। तो लाल पीली मिट्टियाँ पाई जाती। तो यहाँ ये कैसी खेती हो रही भाई? उर्वरक के माध्यम से खेती की जा रही है। इतनी बातें आपको ये पता चली कि इन क्षेत्रों में ऐसा है। तो नदियाँ, केन नदी है, टोंस नदी है, सोन नदी है, ये नदियों का प्रवाह है यहाँ। तो इनको आप लिखते चलेंगे, केन, सोन, टोन। अब प्रत्येक चीज़ों को लिखना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग टाइम को भी ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें हम आपको ऐसे बोलते जाएंगे और आप लिखते चलेंगे। तो खैर, तो यहाँ इतनी चीज़ें हमने बात करी। अब बात करते हैं वनस्पति की। तो वनस्पतियाँ कौन पाई जाती है? तो इन्हें आप लिख लें, क्योंकि ये वेजिटेशन की बात करें हम, तो यहाँ वेजिटेशन कौन कौन से? तो जैसे सागौन है, साल के वृक्ष भी यहाँ पाए जाते हैं, आम भी हैं, पीपल हैं, खैर है ना, महुआ है। तो इस तरह की अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। महुआ, बबूल की मात्रा भी पाई जाती है यहाँ। किसकी? बबूल की मात्रा भी पाई जाती है। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें यहाँ पाई जाती हैं। अब यहाँ पर्यटन बहुत अच्छा बात। पर्यटन याद रखें कि पर्यटन में मैहर माता आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि त्रिकुट पर्वत पर है। कहाँ है? त्रिकुट पर्वत पर मैहर माता का क्षेत्र है, जो कि सतना ज़िले में आता था, लेकिन अब बंटवारा होने के बाद एक नया ज़िला ही बन गया मैहर। तो अब मैहर ज़िले के अंतर्गत ये आता है, नहीं पहले सतना में आता था। माँ शारदा मंदिर जो होती है, और एक है चित्रकूट, ये सतना में अभी आता है। इसका कुछ क्षेत्र जो है तो यूपी गवर्नमेंट के अंडर में भी आता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, जो प्रश्न पूछा जाता है जलप्रपात के बारे में। यहाँ जलप्रपात पाए जाते हैं, वाटरफॉल पाए जाते हैं, जिनमें से
इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है बहुटी। क्या है? बहुटी। अच्छा, ये बहुटी जो जलप्रपात है, ये बहुटी जलप्रपात सेलार नदी पर है। इसे आप जरूर लिख लें। किस में है? सेलार नदी पर। सेलार नदी पर है। और ये सेलार नदी किसकी सहायक है? सेलार नदी सहायक किसकी है? ये बीहड़ की है। बीहड़ की सहायक है। तो इतनी बातें आपको समझ आए। ये क्या है, इसकी खास बात क्या है कि ये मध्य प्रदेश का हाईएस्ट वाला जलप्रपात पाया जाता है। तो सबसे ऊंचा क्या है? ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये कहाँ का? मध्य प्रदेश का। इसको आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी हाइट लगभग 198 मीटर है। ये बातें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे और क्लियर लिख लें आप। 198 कितनी है? 198 मीटर पाई जाती है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। पूर्वा जो है, तो पूर्वा भी प्रपात है, यहाँ पूर्वा को बनाया गया है। ऐसे ही चचाई में बीहड़ है, ये भी प्रपात है। बिलौही है। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट आपको यही याद रखना था। ठीक। और मिनरल्स की जैसे हम लोग बात करें अगर कि मिनरल्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं यहाँ, तो मिनरल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या? मिनरल्स। अगर बात करो आप मिनरल्स की, तो मिनरल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हीरा। क्या है? डायमंड। यहाँ डायमंड पाया जाता है। ये जो है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना। तो इतनी चीज़ें आपको पता चली कि कौन कहाँ कितने क्षेत्रफल में फैला। सिंगरौली जैसे है, सिंगरौली को आप जानते ही हैं कि ये भी आर्थिक राजधानी के तौर पर है, एनर्जी राजधानी है। यहाँ जो है तो परियोजनाएं लगी हुई हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है इसके अंतर्गत। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप अपने कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगती हैं और अपनी राय दें। और इस चैनल को अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।